उस अजनबी के जाने के बाद वॉर रूम में अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था और फर्श पर खून थूकते अर्जुन की भारी सांसें। अर्जुन घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुट्ठी में वो रहस्यमयी काली चिप दबी थी। उसकी पसलियों में उठने वाला हर दर्द उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। उसका अहंकार उस अजनबी के सिर्फ 2 उंगलियों वाले वार से चकनाचूर हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों में अब कोई घबराहट नहीं थी। वहां एक ऐसी सर्द आग जल रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अर्जुन, लावे से मुझे दो। रिया ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। अर्जुन ने बहुत ही शांति से वो चिप रिया के हाथ में रख दी। रिया ने एक गहरी सांस ली और उस काली चिप को मेन कंसोल के डिक्रिप्शन पोर्ट में डाल दिया। चिप इंसर्ट होते ही एक हल्की इलेक्ट्रॉनिक हमिंग की आवाज गूंजी। सेकंडों के भीतर वॉर रूम की सारी लाल इमरजेंसी स्क्रीन्स एक झटके में गहरी नीली रोशनी में नहा गईं। रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। ये कोई साधारण डेटा नहीं है अर्जुन। रिया की आंखें स्क्रीन को देखकर फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर एक 3D होलोग्राफिक मैप खुलकर सामने आ गया। ये मैप हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच बसे उसी अंडरग्राउंड क्लिनिक का था जहां अर्जुन ने वो खौफनाक रात गुजारी थी। लेकिन असली चीज वो मैप नहीं था। मैप के ठीक बगल में एक ब्लूप्रिंट हवा में घूम रहा था, वो टाइटेनियम वॉच। वो घड़ी स्क्रीन पर किसी आम मशीन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो धड़क रही थी। उसके अंदर लाल रंग की बारीक नसें किसी जीवित परजीवी की तरह सांस लेती हुई महसूस हो रही थीं। उसका डिजाइन इंसानी समझ से परे था। ये घड़ी सिर्फ एक चाबी नहीं है। अर्जुन की नजरें स्क्रीन पर गड़ गईं। ये कोई जिंदा चीज है। लेकिन इससे पहले कि वो इस रहस्य को और गहराई से समझ पाते, बंकर की वो नीली रोशनी अचानक एक खौफनाक लाल रंग में बदल गई। बेस सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट। बाहरी सुरक्षा घेरा टूट चुका है। 12 अज्ञात घुस बैठिए। खतरा जेनेटिक लेवल 2, भारी हथियारों से लैस। निशा ने बिना एक पल गंवाए अपनी असॉल्ट राइफल का सेफ्टी कैच हटाया। 500 करोड़ की बाउंटी। ये आम सड़क छाप गुंडे नहीं है अर्जुन, ये स्कॉर्पियन ग्रुप के लेवल 2 शिकारी हैं। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका शरीर उसे वहीं गिर जाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से हंटर मोड में जा चुका था। अचानक बंकर के वो भारी बुलेट प्रूफ दरवाजे पर लाल रंग की लेजर ग्रिड्स तेजी से ब्लिंक करने लगीं। कवर लो, अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने रिया की व्हीलचेयर को धक्का देकर कंसोल के पीछे कर दिया। अगले ही सेकंड बंकर की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं। पूरा वॉर रूम घने अंधेरे में डूब गया और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने पूरे बंकर को हिला के रख दिया। वॉर रूम का वो भारी बुलेट प्रूफ स्टील का दरवाजा किसी कागज के टुकड़े की तरह उड़ता हुआ सीधा अंदर की दीवार से जा टकराया। कंक्रीट के टुकड़े और बारूद का धुआं का एक घना गुबार पूरे कमरे में भर गया। उस धुएं और अंधेरे के बीच से थर्मल विजन गॉगल्स पहने हुए भारी भरकम आकृतियां अंदर घुसने लगीं। उनके हाथों में मिलिट्री ग्रेड टैक्टिकल राइफल्स थीं जिन पर लेजर साइट्स लगी थीं। लाल लेजर की किरणें धुएं को चीरती हुई सीधे अर्जुन और उसकी टीम को ढूंढ रही थीं। 500 करोड़ की लाश कहाँ है? धुएं के बीच से एक भारी मशीनी आवाज गूंजी। निशा ने धुएं के बीच चमकती उन लाल लेजर्स की तरफ अंधाधुंध कवर फायर खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से बंकर गूंज उठा। अर्जुन छिपने वालों में से नहीं था। वो अपनी जगह से एक परछाई की तरह उठा। उसके शरीर में भयानक दर्द था, लेकिन उसकी नसों में दौड़ रहा प्रोजेक्ट ईव का म्यूटेशन उसे हर दर्द भूलने पर मजबूर कर रहा था। वो सीधे उन शिकारियों के बीच जा घुसा। अंधेरे में अर्जुन ने पहले शिकारी की राइफल की नली को पकड़ा और उसे इतनी जोर से मोड़ा कि स्टील चटक गया। उसी झटके के साथ अर्जुन ने अपनी कोहनी उस शिकारी के हेलमेट पर दे मारी। हेलमेट के टूटने की आवाज आई और वो शिकारी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ये कोई साफ सुथरी लड़ाई नहीं थी, ये एक ब्रूटल सर्वाइवल था। दूसरे शिकारी ने पीछे से अर्जुन की गर्दन में एक इलेक्ट्रोशॉक बैटन घुसेड़ दिया। बिजली के एक तेज झटके ने अर्जुन के शरीर को हिला दिया। उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकल गई, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने पलटकर उस शिकारी के घुटने पर एक ऐसी जानलेवा किक मारी कि शिकारी का पैर उल्टी दिशा में मुड़ गया। उसकी भयानक चीख ने बाकी शिकारियों के कदम एक पल के लिए रोक दिए। अर्जुन पूरी तरह हाँफ रहा था। वो समझ चुका था कि अपनी इस टूटी हुई पसलियों और बेकाबू म्यूटेशन के साथ वो 12 एलीट शिकारियों से एक साथ नहीं लड़ सकता। निशा, इमरजेंसी एग्जिट, छत की तरफ भागो। अर्जुन ने गिरे हुए शिकारी की राइफल उठाकर अंधाधुंध कवर फायर देते हुए चिल्लाया। निशा ने तुरंत रिया की व्हीलचेयर को पकड़ा और उसे इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों की तरफ धकेला। अर्जुन उनके पीछे पीछे गोलियां चलाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो भागते हुए वॉर रूम की छत के दरवाजे तक पहुंचे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे का वो भारी दरवाजा खोला।
बाहर मुंबई में एक भयानक तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बिजलियां कड़क रही थीं। तेज हवाएं और बारिश की ठंडी बूंदें उनके चेहरों से टकराईं। छत पर पहुंचते ही उनका दिल एक पल के लिए बैठ गया। सामने कोई रास्ता नहीं था। नीचे से शिकारी सीढ़ियां चढ़ रहे थे और ऊपर सिर्फ खुला आसमान था। वो बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन तभी उस तूफानी बारिश के बीच बादलों का सीना चीरती हुई एक भारी गरगराहट सुनाई दी। एक विशाल काले रंग का मिलिट्री ग्रेड चॉपर तेज हवाओं के बीच ठीक उनके ऊपर मंडराने लगा। चॉपर की एक तेज स्पॉटलाइट ने सीधे अर्जुन के खून से सने चेहरे को रोशन कर दिया। चॉपर का साइड दरवाजा खुला। अंदर खन्ना जी खड़े थे। छोटे सरकार, जल्दी आइए। खन्ना जी ने तूफानी हवाओं के बीच चिल्लाते हुए एक रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंकी। सारा के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पूरी पहुंच लगाकर ये एक्सट्रैक्शन हैक किया था। निशा और रिया की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई थी। वो बच गए थे। रिया को ऊपर भेजो जल्दी। अर्जुन सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ मुड़ गया ताकि ऊपर आ रहे शिकारियों को रोक सके। निशा ने किसी तरह रिया को व्हीलचेयर से उठाकर उस रस्सी की सीढ़ी के पास किया। खन्ना जी ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। रिया हांफते हुए चॉपर के फर्श पर जा गिरी। निशा ने भी तेजी से सीढ़ी चढ़ी और अपनी राइफल थामे हुए चॉपर के अंदर से पोजीशन ले ली ताकि अर्जुन को कवर कर सके। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत 500 करोड़ की इस बाउंटी को इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। अर्जुन की नजर सामने वाली एक ऊंची अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो आकार में बहुत विशाल था और उसके कंधे पर एक भारी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल टिकी हुई थी। लेवल 3 कमांडर। अर्जुन के मुंह से बेसाख्ता निकला। उस कमांडर ने बस एक ठंडी मुस्कान दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली की वो आवाज इतनी भयानक थी कि बादलों की गड़गड़ाहट भी उसके सामने फीकी पड़ गई। वो गोली अर्जुन की तरफ नहीं चली थी। उस लेवल 3 शिकारी ने सीधे चॉपर के पिछले हिस्से टेल रोटर को अपना निशाना बनाया था। धातु के टकराने और टूटने की एक भयानक आवाज गूंजी। हवा में चिंगारियों का एक बड़ा सा फव्वारा छूटा। चॉपर का पिछला रोटर चकनाचूर होकर हवा में उड़ गया। नहीं! खन्ना जी चीखे। टेल रोटर टूटते ही चॉपर का संतुलन बिगड़ गया। वो भारी मशीन हवा में पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी। पायलट ने अपनी पूरी जान लगाकर कंट्रोल्स को खींचा और चॉपर को किसी तरह छत के किनारे पर स्थिर कर लिया। लेकिन चॉपर अब खतरनाक तरीके से डगमगा रहा था। लिफ्ट कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, पायलट ने हेडसेट पर चिल्लाकर कहा। हम ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, ये बस 2 लोगों के साथ उड़ सकता है। चॉपर के भारी ब्लेड्स अब छत से महज कुछ ही फीट की ऊंचाई पर खौफनाक आवाज करते हुए घूम रहे थे। अर्जुन सीढ़ियों के दरवाजे से पीछे हटा। चॉपर का एक ब्लेड इतनी तेजी से उसके चेहरे के पास से गुजरा कि हवा के दबाव से उसका चेहरा कटने से बाल बाल बचा। बारिश का पानी अब अर्जुन के चेहरे से बह रहे खून के साथ मिलकर नीचे गिर रहा था। अर्जुन जल्दी चढ़ो, रिया ने चॉपर के अंदर से अपना हाथ बढ़ाते हुए रोते हुए चिल्लाया। अर्जुन ने उस डगमगाते चॉपर को देखा। सीढ़ियों का दरवाजा टूट चुका था और बाकी के 9 एलीट शिकारी छत पर आ चुके थे। सामने वाली बिल्डिंग से वो लेवल 3 कमांडर भी अब उनकी तरफ देख रहा था। अगर अर्जुन अभी चॉपर में चढ़ा तो वो भारी मशीन अपना संतुलन खो देगी और वो सब यहीं छत पर आग की गोली में तब्दील हो जाएंगे। क्या पागलपन है ये, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, रिया चीखी। उसने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने बहुत ही शांति से, एक अजीब सी खामोशी से अर्जुन का हाथ झटक दिया। हिमालय पहुंचो रिया। अर्जुन की आवाज में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक बादशाह वाला हुक्म था। बारिश और चॉपर के शोर के बीच भी उसके शब्द एकदम साफ थे। रिया, पीछे मत देखना। खन्ना जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक भारी मन से चॉपर का दरवाजा बंद कर दिया। वो डैमेज चॉपर उस तूफानी बारिश के अंधेरे में डगमगाता हुआ आसमान में गायब हो गया। अब उस विशाल छत पर अर्जुन बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ 9 एलीट शिकारी उसे घेर चुके थे। सामने वाली बिल्डिंग से वो लेवल 3 कमांडर भी अब छलांग लगाकर उसी छत पर आ चुका था। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। क्या इमोशनल सीन था। लेवल 3 कमांडर अपनी भारी स्नाइपर को नीचे रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। पर तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार गई रायचंद। 500 करोड़ की इस लाश को अब यहां से कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन का सिर नीचे झुका हुआ था। बारिश की ठंडी बूंदें उसके बालों से होकर उसके चेहरे के खून को धो रही थीं। उसका शरीर अब दर्द से कांपना बंद हो चुका था। अचानक अर्जुन के कानों में एक भयानक झंझनाहट हुई। ये वॉर रूम के सिस्टम की आवाज नहीं थी और ना ही कोई मशीनी अलर्ट।
ये उसके खुद के खून का उबाल था। उसके अंदर मौजूद प्रोजेक्ट ईव का अधूरा म्यूटेशन अब सर्वाइवल की हर लिमिट को तोड़ रहा था। शरीर ने जान बचाने के लिए अपने अंदर के दानव को आजाद कर दिया था। अर्जुन के शरीर पर उभरी हुई वो काली नसें अचानक एक खौफनाक नीली रोशनी से चमकने लगीं। ये कोई जादू नहीं बल्कि जेनेटिक इवोल्यूशन का एक्सट्रीम रिएक्शन था। वो चमक उसके टैक्टिकल सूट के अंदर से भी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारियों की हंसी अचानक रुक गई। उन्हें महसूस होने लगा कि हवा का दबाव एकदम से बदल गया है। वो बारिश की बूंदें जो अर्जुन के शरीर पर गिर रही थीं, वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें जो कुछ देर पहले दर्द और बेबसी से भरी थीं, अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसकी आंखों में अब कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ एक ठंडी, बेजान और खौफनाक नीली चमक थी। वो एक इंसान की आंखें नहीं थी, वो एक ऐसे ब्रह्मांडीय दानव की आंखें थीं जिसे अभी अभी नींद से जगाया गया था। 500 करोड़ चाहिए थे ना? अर्जुन की आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, जैसे उसके साथ कोई और भी बोल रहा हो। उसने अपनी गर्दन चटकाई। अब कीमत जान से देनी पड़ेगी। वॉर रूम की उस तूफानी छत पर अब जो होने वाला था वो शिकारियों का हमला नहीं बल्कि एक खौफनाक नरसंहार होने वाला था। पैसों के लालच में अंधे हुए इन शिकारियों को अंदाजा भी नहीं था कि इन्होंने किस दानव को आजाद कर दिया है। क्या अर्जुन इन शिकारियों के बीच से जिंदा बच पाएगा? क्या रिया और निशा उस डैमेज चॉपर में सुरक्षित हिमालय पहुंच पाएंगी? आखिर अब क्या होगा?